बीए प्रथम वर्ष को बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो अपने टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ उसकी श्रृंखला में आज आपको अपक्षय या वेदन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो वेदरिंग जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है, मौसम के प्रभाव से शाब्दिक अर्थ। तो जब मौसम के प्रभाव से या मौसम की विभिन्न एक्टिविटीज़ के प्रभाव से एक चट्टान या एक बड़ा चट्टानी पिंड अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको अपनी सामान्य भाषा में वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन में यही अंतर है कि अपक्षय में एक चट्टान अपने स्थान पर टूटती है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता, और अपर्दन में उसका स्थान परिवर्तित होता है। और अपक्षय भौतिक और रासायनिक और जैविक 3 प्रकार का होता है। तो भौतिक हो, जैविक हो या रासायनिक प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया से एक चट्टान जब अपने स्थान पर टूटती है तो उसको अपक्षय कहते हैं। यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। अपक्षय द्वारा चट्टानों का विघटन होता है, वियोजन होता है। भौतिक क्रिया इसमें जो योगदान देती है, तापमान का परिवर्तन, जैसे रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है, दोपहर में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से चट्टान का फैलना और सिकुड़ना जारी रहता है। तुषारपात, जल, ये भौतिक अपक्षय के कारक है। और रासायनिक कारकों की बात करें तो ऑक्सीकरण है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है। इन सब की वजह से चट्टान है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और उसकी वजह से चट्टान का वियोजन अथवा विघटन हो जाता है। तो कौन कौन सी कारक है जिसकी वजह से अपक्षय प्रभावित होता है, वेदन प्रभावित होती है? पहली है चट्टान की संरचना, दूसरी है जलवायु, तीसरी है स्थलाकृति, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। देखते हैं किस प्रकार से चट्टान की संरचना वेदरिंग को प्रभावित करती है। चट्टानों की सभी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं संरचना के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, जैसे चट्टानों की कठोरता और खनिज संरचना, किस प्रकार के खनिज से वह चट्टान बनी हुई है। चट्टानों के भौतिक गुण और खनिज संरचना यह निर्धारित करती है कि वे अपक्षय से किस प्रकार से प्रभावित होगी, ज़्यादा प्रभावित होगी या कम प्रभावित होगी। उदाहरण के रूप में जैसे रंध्रयुक्त चट्टानों की बात करें और घुलनशील खनिज वाली चट्टानों की बात करें तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होगी। चट्टानों की परत की स्थिति भी अपक्षय की सक्रियता को प्रभावित करती है। जिन चट्टानों में पर्वतों की लंबवत स्थिति होती है उनमें विघटन और तथा वियोजन की क्रिया शीघ्र होती है, जबकि क्षैतिज स्थिति वाली चट्टानों की परतों में अपक्षय अति शीघ्र नहीं हो पाता है क्योंकि पानी रुकता नहीं है। जलवायु की बात करें तो जलवायु भी बहुत प्रभाव डालती है अपक्षय पर। जलवायु में अंतर के कारण भी अपक्षय में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में अपक्षय की दर और प्रकार तापमान और आर्द्रता द्वारा नियंत्रित होती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है अपक्षय का। यांत्रिक या भौतिक अपक्षय ठंडी जलवायु और मरुभूमि प्रदेशों में अधिक होता है, काफ़ी फील्ड वर्क हुआ था इस पर। जबकि रासायनिक अपक्षय गर्म और आर्द्र जलवायु में अधिक प्रभावी है। काफ़ी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और ट्रिकार्ट, कैल्यू और मतलब काफ़ी वैज्ञानिकों ने, काफ़ी भूभौतिक भूगोलविद्ताओं ने इस पर काफ़ी शोध किया था। उसके बाद यह प्रमाणित हुआ कि यह भौतिक अपक्षय ठंडी जलवायु में होता है और मरु प्रदेशों में होता है, क्योंकि ठंडी जलवायु में की वजह से थोड़ी सिकुड़न आती है और मरु प्रदेशों में टेम्परेचर की वजह से जो एक भौतिक अपक्षय का कारक होता है उसकी वजह से समस्याएं आती है, तो चट्टान टूट जाती है। और स्थलाकृति की बात करें तो अपक्षय की प्रक्रिया स्थलाकृति की संरचना से भी प्रभावित होती है। मिट्टी का मोटा आवरण कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय को कम करता है। किसी क्षेत्र में जल का प्रवाह रासायनिक अपक्षय को तीव्र करता है। स्थलाकृतियों का तीव्र ढाल भी अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वनस्पति, तो जो कि प्राकृतिक वनस्पति भी योगदान देती है, जैविक अपक्षय का प्रकार है। वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र में अपक्षय सीमित होता है क्योंकि वो कवर कर लेता है उसको। मरुभूमि वनस्पति के अभाव में अपक्षय सीधे प्रभावित होती है, डायरेक्ट संपर्क में आ जाती है।
वनस्पति की जड़ें चट्टानों को संगठित रहती है, जिससे चट्टानें टूटती नहीं है और अपक्षय का प्रभाव कम होता है, किंतु ये जड़ें चट्टानों को विखंडित कर उनमें दरार उत्पन्न करती है, जिससे चट्टानों में विखंडन होता है। अतः प्राकृतिक वनस्पति अपक्षय के अवरोधक के साथ साथ सहायता भी करती है, रोकने का भी काम करती है, पर उसकी वजह से दरारें भी पड़ जाती है, विघटन भी हो जाता है, तो ये सहायक भी है और अवरोधक भी है। अपक्षय के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भौतिक और यांत्रिक अपक्षय, जिसको आप मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों की वजह से चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है। जैसे भौतिक कारकों की बात करें तो जल, सूर्यताप, तुषार और वायुदाब, ये सभी भौतिक कारक है। ताप के कारण दो प्रकार से होता है, बड़े बड़े टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन। चट्टान का टूटना तो निश्चित है अपक्षय का प्रभाव, अपक्षय का मतलब ही होता है चट्टान का टूटना, और ताप की वजह से बड़े बड़े चट्टानों बड़े बड़े टुकड़ों में भी टूटती है और छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूटती है। तुषार के कारण बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप तथा वायु के कारण अपर्दन, ये भी अपक्षय का ही एक प्रकार। अपर्दन, ये अपक्षय और अपर्दन दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। तो अपक्षय जब चट्टान अपने स्थान पर टूटती है तो उसको अपक्षय कहते हैं। अपर्दन जब चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते हुए बीच के पीरियड में टूट भी जाती है तो उसको अपर्दन कहते हैं। दोनों ही डेनुरेशन प्रोसेस के अनाच्छादन प्रक्रिया के हिस्से हैं, अपक्षय और अपर्दन। जब बात आती है कि अनाच्छादन किसे कहते हैं, तो अनाच्छादन एक प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ ताप और वायु के कारण अपक्षय, अपर्दन की जगह दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। बात आती है केमिकल वेदरिंग की, रासायनिक अपक्षय की। इसमें रासायनिक कारक जो भी होते हैं, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के एटम्स, गैस, ओवरऑल केमिकल फैक्टर्स, जैसे ऑक्सीजन, इसका आप जब स्टडी करोगे तो उसके लिए रिएक्शन होती है, दूसरा कंपाउंड बनता है, इसलिए ये केमिकल फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि का योगदान होता है, तो उसको आप केमिकल वेदरिंग कहते हैं। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो उसको कार्बोनेशन कहते हैं, और सिलिका टूटती है या हटती है तो उसको डिसिलिकेशन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन या पानी जुड़ता है तो उसको जलयोजन कहते हैं। तो इन सभी क्रियाओं की वजह से, इन सभी रासायनिक क्रियाओं की वजह से चट्टानों का विघटन होता है। इसलिए जो रासायनिक अपक्षय की बात आती है तो उनमें ऑक्सीकरण है, कार्बोनेशन है, मिट्टी का टूटना है और जलयोजन है। जैव अपक्षय की बात करें तो जैविक कारक जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मानव आदि शामिल होते हैं, और इनकी वजह से, इनकी सहायता से जो अपक्षय होता है उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। जीवों और वनस्पतियों द्वारा अपक्षय यांत्रिक तथा रासायनिक दो रूपों में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रिया शामिल, जैसे वनस्पति का अपक्षय, जैविक अपक्षय और मानव द्वारा अपक्षय। मतलब एक तरह से तो जैसे पेड़ किसी चट्टान में प्रवेश कर गया और चट्टान टूट जाती है, और छोटे मोटे जीवों द्वारा अपक्षय और मानव द्वारा अपक्षय, मतलब पेड़ भी योगदान देता है, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव भी योगदान देते हैं और मानव भी योगदान देता है अपक्षय में। तो जैविक अपक्षय को आपने 3 स्तरों पर बांट दिया समझाने के लिए, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। जैसे सूक्ष्म जीव जैविक अपक्षय, वनस्पति द्वारा अपक्षय, मनुष्य द्वारा अपक्षय। अब बात आती है अपक्षय का महत्व क्या है। वेदरिंग ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ वेदरिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय की प्रक्रिया अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं है, अर्थात अपक्षय अपर्दन व उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। शुरुआती स्टेज अपक्षय होता है। अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रदान करती है। मृदा, सोइल, जिसका निर्माण होता है वो चट्टान के टूटने से ही होता है। अतः अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, शुरुआती प्रक्रिया है। सेलों का अपक्षय और निक्षेपण, जमाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम और अन्य अयस्कों के समृद्धिकरण और संकेंद्रण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपने अपक्षय का विस्तृत अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।